A very good morning to all my viewers. I am Neel Kamal. Welcome to my channel, and if you are new at my channel, please subscribe. आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने भी मुझे अभी सब्सक्राइब किया है और उनका भी जो आगे करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसको एक्चुअली हमने कल ही स्टार्ट किया था। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उस पर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने कुछ सब टॉपिक्स डिस्कस भी कर लिया था। उनमें से पहला जो सब टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था कि किस तरह से समय के साथ जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है वो चेंज होती चली गई। फिर दूसरा सब टॉपिक हमने देखा कि किस तरह से जो टर्मिनोलॉजी है उसके भी अलग अलग समय में अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग अर्थ होने लग गए। इसके बाद हमने एक तीसरा सब टॉपिक लिया था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज और उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट की बात बताई थी। तो क्या हम आगे के सब टॉपिक्स डिस्कस कर लें? क्या कहते हैं आप? हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं ऐसा? आपने कभी रेस देखा है? क्या आपने रेस में देखा है क्या कि जो दौड़ने वाला व्यक्ति होता है वो बस अचानक से दौड़ने लगता है, या वो थोड़ा सा पोजीशन लेता है, थोड़ा सा पीछे जाता है और तब फिर दौड़ना स्टार्ट करता है? तो हम आज वही करने वाले हैं। हम एकदम से आगे के सब टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी और आप लोगों को वहाँ ले चलूँगी जहाँ मैंने कल छोड़ा था, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट वाले पे। और उसके बाद फिर हम आगे के सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और जब हम आगे के सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो मैं वो लिख दूंगी। पर अभी पीछे चलते हैं। तो मैंने कल बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते समय कुछ परेशानी आ जाती थी। एंड व्हेन अ पर्सन वांट्स टू कॉपी अ मैन्यूस्क्रिप्ट, द पर्सन कैन कमिट मिस्टेक एंड ही कैन राइट अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, जिससे कि मीनिंग पूरा चेंज हो जाता था। ऑल्दो हिस्टोरियंस को काफ़ी सेंसिटिव रहना पड़ता था इसकी मीनिंग्स को समझने के लिए। बट टू नो अबाउट दिस पीरियड, हिस्टोरियंस स्टिल डिपेंड्स अपॉन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो एट द सेम टाइम यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी एंड एट द सेम टाइम यू विल नोटिस सम डिसकंटिन्यूटी। कैसे? इस पीरियड के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं 700 टू 1750, आपके बुक्स में भी कई जगह ये लिखा हुआ है दीज पीरियड। क्वेश्चन भी कई ऐसे आ जाते हैं दीज पीरियड करके। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखने के लिए आप चाहें तो विद इन ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं कि जब कभी भी दीज पीरियड की बात होती है, जब कभी भी हम दीज पीरियड बोलते हैं तो वो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि 700 से 1750 तक। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों आपको। और मैं यही कह रही थी कि मैं चलिए आपको एक बात बताती हूँ कि ये वो पीरियड था जबकि पेपर जो था वो बहुत ही वाइडली अवेलेबल और चीप हो गया था। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी और उस 2 एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछूंगी 2 एग्जाम्पल के बाद, और जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। और मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए ताकि मैं देखूं कि बच्चों को ये बात समझ में आ भी रही है या नहीं। तो you know what happened in the middle of the 13th century when a scholar wants to copy a text, तो और उसके पास यदि पेपर नहीं होता था तो वो पूरे के पूरे मैन्यूस्क्रिप्ट को इरेज करता था, सुखाता था और उसको फिर से यूज़ करता था। और 1 सेंचुरी के बाद यानी कि 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि आप बहुत ही लकी समझे जाते थे यदि आप कुछ खाना खरीदने के लिए गए और आपको वो पेपर में रैप करके मिलता है तो आप बहुत ही लकी समझे जाते थे। तो ये 2 एग्जाम्पल है कि हाउ वैल्यूएबल वॉज पेपर। तो आंसर आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए कि इन 2 पीरियड्स में यानी कि 13th सेंचुरी में और 14th सेंचुरी में किस पीरियड में पेपर ज़्यादा वैल्यूएबल था और वाइडली अवेलेबल एंड मोर चीप। ये आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बताया था। तो सोर्सेज जो है वो हर पीरियड में
चेंज होते चले जाते हैं। आपके आर्कियोलॉजिकल सेम रहेगा, लिटरेरी सेम रहेगा, बट उसमें ऐड ऑन होते चले जाते हैं। लाइक एंशियंट पीरियड की यदि हम बात करें तो मैंने आपको टेक्स्ट में 4 वेदास और बहुत सारे बुक्स के नाम बताए थे, बट मेडिवल हिस्ट्री में आपको बहुत सारे नए बुक्स के नाम जुड़ जाएंगे इस समय के इतिहास को जानने के लिए। ठीक इसी तरह से बहुत सारे नए मॉन्यूमेंट्स के नाम जुड़ जाएंगे इस समय के, इस पीरियड के इतिहास को जानने के लिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें हुई थी, वो ये कि इस समय में जितने भी लिटरेरी सोर्सेज होते थे वो 2 लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किए जाते थे, एक तो फारसी और दूसरा अरेबिक। इस समय के लिटरेरी सोर्सेज 2 तरीक़ों से लिखे जाते थे, 2 भाषाओं में लिखे जाते थे और इनमें बहुत डिफरेंस था। आप देखिए इसमें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट। द नस्टैलिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट, एक नस्टैलिक स्टाइल था और दूसरा शिकास्ते स्टाइल था। जो नस्टैलिक स्टाइल था, ये वाला जो स्टाइल था ये ज़्यादा खूबसूरत था देखने में और इतना डेंसर नहीं था एंड इट वॉज क्वाइट ईजी टू रीड। बट जो सेकंड था शिकास्ते, ये बहुत ही ज़्यादा डेंसर था, इतनी खूबसूरती भी नहीं थी, पर इन्हीं 2 लैंग्वेजेज में उस समय के रिटन रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए जाते थे और जिसको सही तरीके से पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यदि हम इस पीरियड की बात करें 700 to 1750, तो ये वो समय था जब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ भी इस समय इन्वेंट हुई थी और बहुत सारे इनोवेशंस हुए थे, बहुत सारे नई चीज़ें हुई थी, नई चीज़ों का इजाद हुआ था। टेक्नोलॉजी में यदि हम देखें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय आई जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी, पहले विद्यमान नहीं थी, तो हम देखेंगे कि पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के क्षेत्र में, जिससे कि इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में सुविधा महसूस होने लगी। ठीक उसी तरह स्पिनिंग व्हील का इजाद हुआ इस टाइम में वीविंग के क्षेत्र में, और फिर फायर आर्म्स आया कॉम्बैट के क्षेत्र में, यानी कि युद्ध के समय में जो बारूद इस्तेमाल होता है उसका भी आविष्कार इसी समय में हुआ है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, पर उसके पहले मैं सोचती हूँ कि मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँ थोड़ा। अच्छा, आलू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लगती है ना, चाहे पूड़ी के साथ खाओ या फिर किसी और चीज़ के साथ खाओ, और तब तो और भी मज़ा आ जाता है जबकि उसमें मसाले पड़ जाते हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, ओ माय गॉड, है ना। ये मसाले डाल के तीखा बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये आलू, ये मिर्ची, और फिर सुबह सुबह उठ के जब चाय ना पियो, है ना, ये चाय, वाओ, इसके बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं हो पाती। और शाम को भी मैं तो बहुत चाय पीना पसंद करती हूँ, और विंटर्स में ख़ास करके कॉफ़ी पीना मुझे बहुत पसंद है। विंटर में जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो एकदम से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। बट और एक और चीज़ है, और है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, पर मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी, कॉर्न कितना पसंद है हमें, है ना। चाहे आप मॉल में जाओ, वो वाले ख़रीद के वो वाले कॉर्न खाओ, स्वीट कॉर्न, या फिर घर में जो भुट्टा होता है, जो अपना देसी भुट्टा होता है, उसको सेक के खाओ। तो क्या मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्या हम आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं आज, या अपनी क्लास में हम चाय पीने वाले हैं बना के, या कॉफ़ी सर्व करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। मैं तो बस बच्चों आपको ये बता रही थी कि आज जो आलू के बिना हमारी कोई सब्जी पूरी नहीं होती। हम बिना मिर्च डाले कोई भी चीज़ को खानी, बहुत टेस्टी लगता है जब हम मिर्च डाल के खाते हैं, है ना। और हमारे दिन की शुरुआत जो चाय से होती है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है वो इसी पीरियड में हुआ, इसके पहले नहीं थे। ये 700 to 1750 के जो पीरियड है, इसी में इन चीज़ों का इजाद, ये चीज़ें एक्चुअली इजाद नहीं हुई, बाहर से आई, ये चीज़ें बाहर से आई। जो यहाँ पे आने वाले लोग थे वो इसे बाहर से लेके आए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगी कि जो हम जायकेदार मसाले डाल के जो खाना बनाते हैं ना, ये जायका जिन मसालों से आता है, तो क्या हमारे यहाँ ये मसाले नहीं थे? क्या मसाले थे, पर हम वो मसाले जो हमारे किचन में होते हैं उन्हें हम दरअसल मसाला नहीं कहते थे। तो मुग़लों के आने के बाद हम इसे मसाला कहने लग गए, पर हम उन्हें औषधि कहते थे। और आज भी आप
अभी तो ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि इन्हीं औषधि का जो गरम मसाले हैं उसका काढ़ा बना के हम लोग जो पीते हैं, तो ये सभी मसाले हमारे पास अवेलेबल थे, बट हम उन्हें मसाला नहीं कह के औषधि कहते थे। अब एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड था, इसमें ये न्यू इनोवेशंस के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, इनोवेशंस आई, न्यू क्रॉप्स आए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इस वजह से क्या हुआ कि ये पूरा पीरियड जो था वो 1700 से 1750 का जो पीरियड था वो इकोनॉमिक रूप से काफ़ी डेवलप्ड रहा, सोशली भी बहुत डेवलपमेंट हुई, इसमें पॉलिटिकली बहुत डेवलपमेंट हुआ, और फिर कल्चरली भी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जो ये पीरियड था वो आप कह सकते हैं कि ये एक मोबिलिटी का पीरियड था, जिसमें पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस केम टू इंडिया। इन सब के अलावा इस पीरियड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या था कि इस समय में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। किस तरह से? सबसे पहले हम लेते हैं, एक कास्ट था जो राजा का पुत्र यानी राजपुत्र जिसे कहते थे, वो इस समय में आप देखिएगा कि 8 से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये अपने आप को क्लेम करने लगे थे कि हमें भी क्षत्रिय का स्टेटस दिया जाए। कास्ट हायरार्की क्या है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो क्योंकि ये वो पीरियड था जिसमें बहुत सारे न्यू कास्ट सिर्फ इमर्ज ही नहीं हुए बल्कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो जाट है जो पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हो गया था इस पीरियड में। इस पीरियड का मतलब वही है 700 से 1750। तो जाट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके अलावा मराठा पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। सिख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे पॉलिटिकली। अहोम्स जो कि असम में इनका शासन था, ये भी पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। इन सब के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कास्ट इस समय में ना सिर्फ इमर्ज हुआ था बल्कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया था, वो था कायस्थाज। ये कायस्थ जो थे ये एक्चुअली स्क्राइब कास्ट इनको कहते थे। स्क्राइब कास्ट क्यों कहते थे? आपको ध्यान होगा मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताया था, और मैन्यूस्क्रिप्ट को जो लोग कॉपी करते थे, जो लोग उस मैन्यूस्क्रिप्ट को देख के कॉपी करते थे, उस कास्ट को ही कायस्थ का दर्जा दिया गया था बाद में चल के। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे राजाओं के निर्णयों को उस समय में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कास्ट था ये। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट कास्ट में भी एक तो राजपूत और दूसरे कायस्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि कायस्थ जो थी वो तो स्क्राइब कास्ट थी, और राजपूत जो थे ये बहुत ही ज़्यादा वीर समझे जाते थे। इन्होंने मतलब इसका मतलब सिर्फ राजपुत्र मीन्स सिर्फ रूलर ही नहीं थे, बाद के समय में चल के ये सेना में भर्ती होते थे और सर्व करते थे। जिस भी राजा के लिए ये इनको भर्ती किया जाता था सेना में, उसको भी ये सर्व करते थे। इसके अलावा ये जो न्यू कास्ट एंड सोशल ग्रुप्स जो आई थी, इसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं आपको वो कास्ट हायरार्की बताती हूँ जिसमें सभी कास्ट की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से मानी गई है, और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में उनका स्थान भी निर्धारित किया गया है। लाइक ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, और इसीलिए उनका काम है पूजा पाठ और इस तरह के काम जिसमें कि वाचन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से उनकी उत्पत्ति हुई है। जो वैश्यास हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के थाइज से हुई है, और जो शूद्रास हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैर से हुई है। तो जिस तरह से शरीर में इन अंगों का गठन है, ठीक उसी तरह से समाज में इन कास्ट का भी गठन है। इसीलिए ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, उनका स्थान समाज में सर्वोपरि था। और उसके बाद फिर क्षत्रिय जो कि युद्ध करने का काम करते हैं, उनका स्थान समाज में द्वितीय था। और फिर वैश्य जो कि बैठ के बिजनेस करते हैं, पैसा गिनते हैं, इनका स्थान समाज में तृतीय था। और शूद्र थे जो कि बाकी 3 वर्णों की सेवा करते थे। तो फिर इस पीरियड में मैं ये क्यों कास्ट हायरार्की बता रही हूँ, इस पीरियड में इसकी क्या जरूरत थी?
इस पीरियड में इसकी ये जरूरत थी कि जब ढेर सारे अदर कास्ट आए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जाट, मराठा, सिख, कायस्थ, राजपूत, तो निम्न स्तर पे भी बहुत सारे कास्ट आए। वो कौन थे? हुआ क्या कि जो ये वो पीरियड था, इसको जानने के लिए पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोअर कास्ट थे वो कैसे आए। इस समय में क्या हुआ कि सब कास्ट में उनको ऐड किया गया। लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको सब कास्ट में ऐड किया गया, पर सब कास्ट में जिनको ऐड किया गया वो लोग कौन थे, तो उनको जानने के लिए पहले ये देखिए 700 to 1750 के समय में एक चेंज आया था। वो चेंज क्या था? ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। हैबिटेट यानी कि रहने के तरीके में जो भी अंतर आया था, जिस तरह से आपको पता है कि जब कभी भी हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका दो ही पर्पस होता है, एक तो हैबिटेशन पर्पस से यूज़ करते हैं और दूसरा उसे कल्टीवेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। तो हैबिटेशन का स्टाइल जो था वो इस समय में चेंज हो रहा था। इस तरह से जो पीजेंट्स थे और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको माइग्रेट करना पड़ रहा था, उनको कहीं और जाना पड़ रहा था। तो इस समय क्या हुआ कि ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रही है। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, जब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो क्या होगा? जंगल ही तो काटे जाएंगे। और इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया हैबिटेशन दो पर्पस से होते तो बहुत सारे तरीके हैं ज़मीन को यूज़ करने के, बट मोस्टली जो है आप देखेंगे कि एक हैबिटेशन पर्पस होता है और दूसरा कल्टीवेशन होता है। यानी जब कभी भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए और वो जो लोग बढ़े हैं उनको खाने पीने की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड होनी चाहिए। तो ये जो पीजेंट्स थे और ये जो किसान थे और जो मज़दूर थे, ये सब जब माइग्रेट होके सोसाइटी के अंदर गए ना, तो इनको लोअर लेवल पे रखा गया, नीचे के पायदान पे इन्हें रखा गया। और इस तरह से इस पीरियड में सिर्फ नए कास्ट ही नहीं आए बल्कि कास्ट का भी सब डिवीज़न हुआ और सब कास्ट आए। ऑल्दो इन सब के अपने अपने रूल्स होते थे जिसको वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग अभी थोड़ी देर में करते हैं।